नमस्कार दोस्तों, वीआईपीएम इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हर शनिवार को एक पेपर की सीरीज ली जाती है जिसमें राजस्थान जीके प्लस इंडिया और राजस्थान के करंट अफेयर्स को भी शामिल किया जाता है। 4th ग्रेड को टारगेट करके ये एग्जाम्स, वीडियो, पटवार सभी राजस्थान के जितने भी एग्जाम्स दे रहे हैं उन सब की तैयारी के लिए एक आपको टेस्ट परखने के लिए मॉक टेस्ट है। हर शनिवार को सुबह 9 बजे होता है और उसका डिटेल्स फ्री पेपर होता है। डिटेल के अंदर उसका बाद में सॉल्यूशन करवाया जाता है। तो उसी सॉल्यूशन को हम आज देखते हैं और इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर जल्दी जल्दी चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा जिला दो राज्यों के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो सिंपल सी प्रोसेस, लेटेस्ट क्वेश्चन है। राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो दो राज्यों के साथ सीमा नहीं बनाता? हनुमानगढ़ पहले से ही बनाता था, डीग वर्तमान में बनाता है और धौलपुर पहले से ही बनाता था। तो खेरतल और तिजारा ऐसा राज्य है। तिजारा, ध्यान रखिएगा, ये हरियाणा के साथ केवल एक ही राज्य के साथ, किसके? केवल एक राज्य के साथ सीमा बनाता है। और ये सारे आपको पता ही है, ये पंजाब हरियाणा, ये यूपी हरियाणा और ये साथ साथ में यूपी और एमपी। तो एकमात्र जिला ऐसा कौन सा? खेरतल ऐसा जिला है, खेरतल और तिजारा, जो एक राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? खेरतल और तिजारा। इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा जिला अंतस्थ जिला नहीं है? अंतस्थ जिला का मतलब जो ना तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है और ना ही अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। किसी भी प्रकार की कोई सीमा नहीं बनाता, उसे अंतस्थ जिला कहा जाता है। तो कौन सा जिला नहीं बनाता है? इसको देखिएगा। कोटा की बात करें, जयपुर की बात करें, सलूम्बर की बात करें और बालोतरा की बात करें, तो देखिएगा कि कुछ चीज में इसमें परिवर्तन आया। उसको देखिएगा कि अभी लेटेस्ट जो डेटा है, जो लेटेस्ट जो लोकेशन है, उसको लेकर के कुछ चेंज आया है। सलूम्बर नया जिला बनाया है और अंतस्थ जिला है, बिल्कुल अंतस्थ जिला है। किसी भी प्रकार का बॉर्डर नहीं बनाता। इधर आपको प्रतापगढ़, डूंगरपुर, इधर उदयपुर, इधर चित्तौड़ आपको देखने को मिल जाएगा। बालोतरा बिल्कुल बाड़मेर से अलग होकर के बनाया गया है, तो बिल्कुल अंतस्थ जिला है। जयपुर पहले अंतस्थ जिला नहीं था। जयपुर की सीमा किससे लगती थी? हरियाणा से लगती थी। लेकिन वर्तमान में जयपुर की सीमा हरियाणा से नहीं लग रही है। तो जयपुर भी अपने आप में क्या हो गया? अंतस्थ जिला हो गया। कोटा की सीमा आपको पता ही है। कोटा की सीमा आपको कहां से देखने को मिलेगी? तो कोटा की सीमा आपको मध्य प्रदेश से देखने को मिलेगी। तो इसको ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार का, तो अंतस्थ जिलों की बात करें, अंतस्थ जिला नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? कोटा इसका आंसर होगा। इसको देख लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन, भौगोलिक प्रदेशों के संबंध में सही कथन बताना है। देखिएगा सही कथन क्या क्या हो सकता है। राज्य के 61% प्रति क्षेत्र पर बिल्कुल रेतीला मैदान है। बिल्कुल। राज्य के 9.60% भू क्षेत्र पर अरावली है। 23.3% पर पूर्वी मैदान है और राज्य के 6.37% भू क्षेत्र पर पूर्वी मटिला है। तो डेटा का दे रखा था इसमें डेटा। अब डेटे के अंदर कहीं ना कहीं आपको नजर आएगा कि इनके डेटों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स है। ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है और ये भी सही आपको दिखाई नहीं देगा। तो बिल्कुल करेक्ट जो डेटा है वो 61.11, यही एक सही आंसर है। बाकी का डेटा लगभग क्या है? गलत डेटा है, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? केवल एक ही इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये 9% है तो ये आपको 9.60 है, तो ये डेटा गलत हो गया। जहां डेटा दे रखा है, डेटा अपने आप में क्या है? आपको गलत दिखाई देगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। निम्न में से जलवायु का प्रमुख तत्व कौन सा है? जलवायु जो होती है, एक होता है मौसम और एक होती है जलवायु। आपको सबको पता है, मौसम वो होता है जो तुरंत बदल जाता है 24 घंटे में, जिसमें आपको कई तरह के परिवर्तन देखने को मिले। बारिश, आंधी, तूफान, सब कुछ, गर्मी, सब देखने को मिले। जलवायु वो होती है, जलवायु कहीं ना कहीं आपको स्थायी रूप से दिखाई देती है। जलवायु में भी परिवर्तन होता है वो, लेकिन वो परिवर्तन बहुत लंबे समय के बाद आपको दिखाई देता है, जिसको आज हम ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं। तो जलवायु में परिवर्तन होगा लेकिन वो लंबे समय के बाद होगा, जबकि मौसम में तुरंत परिवर्तन होता है एक चीज हो जाने के। तो जलवायु को प्रभावित कौन कौन सा करेगा? प्रमुख तत्व, वायुमंडल का दबाव, बिल्कुल वायुमंडल का दबाव, ताप और दाब बिल्कुल जलवायु को क्या करेंगे? प्रभावित करेंगे। पवनों की दिशा भी, किस दिशा में वो बह रही हैं? जल से स्थल की तरफ बह रही हैं, पहाड़ से पर्वत की तरफ बह रही हैं, इस तरह की दिशाओं से भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता। तापमान तो हमेशा प्रभावित करेगा ही करेगा। जहां ज्यादा तापमान होगा वहां की जलवायु उष्ण होगी, जहां कम तापमान होगा वहां की शीतोष्ण होगी, और कम होगा वहां पर शीत जलवायु देखने को मिलेगी। बाढ़ से जलवायु का किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। तो 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, तो इसका आंसर बी आपका करेक्ट आंसर इसको देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे,
चंबल नदी किस जिले से नहीं बहती है? चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र आपको पता होना चाहिए। कामधेनु नदी के नाम से इसको जानते हैं, बारामासी के नाम से इसको जानते हैं, वर्ष भर बहने वाली नदी के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो कौन से जिले से? तो चित्तौड़गढ़ तो आपको पता ही है प्रवेश करती है। ठीक है, दूसरी कोटा, बिल्कुल चित्तौड़ के बाद कोटा आपको देखने को मिलेगी, झालावाड़ और धौलपुर। तो ध्यान रखिएगा झालावाड़ से होकर के ये नदी नहीं गुजरती है। कोटा, चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, इन जिलों से बहती है कौन सी नदी? आपको पता ही है। ठीक है, तो इस नदी को आपको एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ये इसका प्रवाह क्षेत्र आपको कहीं ना कहीं दिखाई देगा। धौलपुर से बाहर निकल जाती है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी। कौन से जिले से नहीं बहती? तो झालावाड़ से। हाँ, देखिए ध्यान रखेगा, झालावाड़ से सहायक नदियां जो हैं वो निकलती है, आहू, परवन, समझ में आ गया, काली सिंध, ये सारी नदियां निकलकर कहीं ना कहीं चंबल नदी में ही मिलती है। लेकिन चंबल नदी झालावाड़ जिले से नहीं बहती, तो इसका आंसर ध्यान रखिएगा, झालावाड़ इसका आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएसएफआर के राजस्थान के अनुसार 2019 के अनुसार कुल वनावरण में कितना प्रतिशत अत्यधिक अग्नि प्रवण क्षेत्र है? यानी कि जहां पर सबसे ज्यादा अग्नि जंगलों में लगने की संभावना है, वो कितना वन क्षेत्र राजस्थान में देखने को मिलेगा? तो राजस्थान में इस प्रकार का कोई भी वन क्षेत्र आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? बी इसका आंसर होगा, अग्नि प्रवण क्षेत्र जहां पर आग लगने की संभावना सबसे ज्यादा हो। ध्यान रखिएगा। राजस्थान के मानचित्र में वन्य जीव अभ्यारण्यों की स्थिति को प्रदर्शित किया गया है, और प्रदर्शित होने के बाद आपको बताना है कि कौन सी कहां पर है। यह पूछा गया, पहला ए, दूसरा ये सेकंड, तीसरा और फोर्थ, ये देख लीजिएगा। तो पहले आपको इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए कि लोकेशन की बात ये कौन सी कर रहा है। तो वो पहली जयपुर की बात कर रहा है, तो एक नंबर पर आपको क्या देखने को मिलेगा? नाहरगढ़ देखने को मिलेगा। सेकंड नंबर पर वो आपको भरतपुर को देखने की बात कर रहा है, बिल्कुल भरतपुर देखने को मिलेगा। थर्ड नंबर पर वो उदयपुर को देखने की बात कर रहा है। फोर्थ नंबर पर सीता माता। तो देख लीजिए, ये कहां की बात कर रहा है? जयपुर की। ये किसकी बात दिखाई दे रहा है? भरतपुर दिखाई दे रहा। ये कहां से दिखाई दे रहा है? उदयपुर दिखाई दे रहा। और ये कहां पर दिखाई दे रहा है? प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ के अंदर कौन सा है? सीता माता है, उदयपुर के अंदर फुलवारी की माल है, और भरतपुर के अंदर बंद बरेठा है, और जयपुर के अंदर नाहरगढ़ है। तो इसकी लोकेशन के हिसाब से ये सी इसका आंसर करेक्ट आपको देखने को मिलेगा। विश्व की सबसे पुरानी और आपको पता ही है सबसे पुरानी और विकसित नहर कौन सी थी? गंग नहर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, सीकरी। तो कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर परियोजना। विकसित पूछिए इसमें, तो विकसित नहर परियोजना के रूप में आपको क्या करना पड़ेगा? इंदिरा गांधी। वैसे तो गंग नहर होगी, लेकिन इसमें साथ साथ में क्या दिया है? विकसित पूछा है। जब विकसित की बात करेंगे तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसे पहले राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता था। ध्यान रखिएगा, 9 शाखाएं हैं और 7 लिफ्ट हैं। 7 जो लिफ्ट हैं वो क्या है? लेफ्ट साइड में है, और 9 शाखाओं में से 8 शाखाएं राइट साइड में है, और एक शाखा आपको कहां मिलेगी? लेफ्ट साइड में देखने को मिलेगी, जिसे रावतसर शाखा के रूप में जाना जाता है। हरी के बैराज से निकलती है, समझिए हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है, और सीधा सीधा जैसलमेर और बाड़मेर तक होती हुई जाती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना। कौन सा नगर पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर के रूप में जाना जाता था? पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर के रूप में आपको पता होगा कि असम से शुरुआत होती है। कहां से? असम के सिलचर से, और कहां पर जाकर के? गुजरात के पोरबंदर में जाकर के समाप्त हो जाती है। 2 गलियारे हैं, एक ईस्ट टू वेस्ट और एक नॉर्थ टू साउथ। समझ में आ गया? तो इसमें पूछा क्या गया है? ईस्ट से वेस्ट का पूछा गया। तो ईस्ट के वेस्ट के अंदर राजस्थान बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा, जहां से ये कोटा, और इस क्षेत्र से उदयपुर, चित्तौड़, और इस क्षेत्र से सिरोही से होता हुआ निकलता है। चंबल नदी के ऊपर जो ब्रिज बना हुआ है, हैंगिंग ब्रिज, वो कहीं ना कहीं पूर्व पश्चिम कॉरिडोर का ही भाग माना जाता है, जिसको एक समय में 76 या फिर NH27 के रूप में जिसको जाना जाता है। तो कहां से निकलता है? तो सिंपल सी बात है, कोटा से निकलेगा, बिल्कुल उदयपुर से निकलेगा, चित्तौड़ से भी निकलेगा। जयपुर से कैसे निकलेगा? क्योंकि जयपुर की लोकेशन तो ऊपर नॉर्थ के अंदर आ गई। समझ में आ गया? और राजस्थान के नक्शे की बात करें तो देख लीजिए, थोड़ी सी चीजों को भी और ज्यादा आपको क्लियर स्पष्ट दिखाई देगी कि ये बात किस चीज की हो रही है। तो ये बात हो रही है इस की, और ये यहां से निकल रहा है, और देखिए यहां से जा रहा है। ठीक है, ये वाली बात हो रही है। तो इसकी बात करें तो जयपुर यहां पर है, तो जयपुर का इससे किसी भी प्रकार का कोई लिंक आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका जवाब क्या होगा? जयपुर इसका जवाब आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, उत्तर तलाई सिविल एयरपोर्ट। देखिए, एक इंपोर्टेंट एयरपोर्ट की बात करी जा रही है। क्यों की जा रही है उसका एक कारण समझिएगा। क्योंकि अभी भारत पाकिस्तान का युद्ध, वो ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था, उसके अंदर हमारे क्षेत्र के अंदर उन्होंने कुछ एयर स्ट्राइक करने की कोशिश करी थी, और उसी में से एक एयर स्ट्राइक उन्होंने उत्तरलाई सिविल एयरपोर्ट के ऊपर, जो कि बाड़मेर के अंदर है। कहां पर है? बाड़मेर के अंदर। उस पर अटैक करने की कोशिश उनकी करी थी, वो नाकामयाब हुए थे।
तो ध्यान रखिएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट लिया था, इसलिए क्वेश्चन को आपके अंदर डाला था एग्जाम के अंदर कि बाड़मेर, उत्तर लाइव आपको कहां दिखाई देगा, बाड़मेर के अंदर दिखाई देगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों की न्यूनतम पुरुष साक्षरता आपको देखने को मिलेगी? जल्दी से बताइए इसका जवाब। पुरुष साक्षरता, न्यूनतम पुरुष साक्षरता कहां पर देखने को मिल सकती है? जल्दी से इसका जवाब दीजिए। ठीक है, तो इसका जवाब देख लीजिएगा। इसका जवाब आपको प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के रूप में देखने को मिला है, दक्षिणी जो राजस्थान है। और आपको पूछा गया है दक्षिणी राजस्थान के अंदर न्यूनतम पुरुष साक्षरता, तो इसको याद रखिएगा, इसका आंसर बी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, कौन से जिले 2001 की जनगणना के अनुसार एसटी न्यूनतम लिंगानुपात के रूप में मिलता है? एसटी की जनसंख्या पूछी गई है और आपको पता ही है कि एसटी की जनसंख्या हर एक एग्जाम्स में कहीं ना कहीं जनसंख्या को लेकर कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। एसटी की जनसंख्या की जब भी बात आएगी तो आपको ध्यान रखना है न्यूनतम इनमें से पूछा गया, इनमें से जब आपको जानकारी देनी है तो आपके पास जवाब क्या होगा? करौली इसका आंसर आपको देखने, न्यूनतम लिंगानुपात, ध्यान रखिएगा इनके अंदर से। वैसे न्यूनतम लिंगानुपात की बात करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? झुंझुनू देखने को मिलेगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। जनरली रूप से झुंझुनू के अंदर सबसे कम लिंगानुपात देखने को मिलता है। अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत और संप्रदाय के रूप में, अभिलेख भागवत या वैष्णव संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है, घटियाल, घोसुंडी, होलियाडोरस या बेस? जल्दी से बताइए कौन सा एक अभिलेख होगा जिससे आपको वैष्णव संप्रदाय के बारे में जानकारी देखने को मिलती है? तो ये देखिए, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, इसको ध्यान रखिएगा कि इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। गोसुंडी अभिलेख, कौन सा? गोसुंडी अभिलेख जो चित्तौड़ में आपको देखने को मिलता है, इसको ध्यान रखिएगा, चित्तौड़ में। तो इसका आंसर क्या होगा? बी इसका आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब राजपूताना की रियासतों की 1818 में संधि हुई थी तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल के बारे में बात की जा रही है, जीजी के बारे में। ध्यान रखिएगा, भारत में उस समय गवर्नर जनरल होता था, राजस्थान के अंदर उस समय एजीजी होता था, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, उस समय एजीजी की पोस्ट क्रिएट नहीं हुई थी, इसको ध्यान रखिएगा। तो लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिंग, वारेन हेस्टिंग्स। तो जल्दी से बताइए इसका कि 1818 के अंदर, 1818 के अंदर जब संधियां चलाई गई थी तो कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स, इसको याद रखिएगा। दो प्रकार की संधियां हुई थी, एक तो 1803 और 4 के आसपास, और एक 1817 और 18 के आसपास। इन संधियों को ज्यादा मान्यता नहीं मिली थी। इन संधियों के समय कौन थे? लॉर्ड वेलेजली, इसको भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, असंगत युग्म को पहचानिए। भरतपुर, जयपुर, मेवाड़ और मारवाड़। एक तरफ पॉलिटिकल एजेंट दे रखे हैं और एक तरफ क्या दे रखे हैं कि उस रियासतों का नाम दे रखा है। तो जयपुर के अंदर बिल्कुल आपको, मेवाड़ के अंदर बिल्कुल आपको दिखाई देंगे। भरतपुर का कौन दिखाई देगा? मारवाड़ का मैक मैसन दिखाई देगा। जेडी ओल का संबंध भरतपुर से नहीं है। भरतपुर के अंदर कौन थे? मॉरिसन। तो ये आपका गलत जवाब हो गया और गलत इसमें पूछा गया, इसको ध्यान रखिएगा। विजय सिंह पथिक से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रासबिहारी बोस के क्रांतिकारी दल से संबंधित थे, इन्होंने विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना करी थी, इन्होंने सेवा समिति की स्थापना करी थी, साधु सीताराम दास के साथ मिलकर एक अखाड़ा स्थापित किया था। जल्दी से बताइए किसके बारे में बताना है? विजय सिंह पथिक। तो विजय सिंह पथिक के बारे में बता रहा है, तो चारों स्टेटमेंट इसकी क्या है? सही है, इसको ध्यान रखिएगा। चारों की चारों स्टेटमेंट आपको कहीं ना कहीं सही नजर आएंगी। विजय सिंह पथिक, इसको ध्यान रखिएगा। विजय सिंह पथिक जो मूल रूप से कहाँ के थे? यूपी के थे, और जिन्हें भूप सिंह के नाम से भी जाना जाता था। राजस्थान के अंदर किसान आंदोलन का जनक, किसान आंदोलन का जनक इनको कहा जाता है, और इन्हीं के आरे में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी 1919 में, आपको पता ही है, वर्धा के अंदर। और इन्होंने राजस्थान केसरी, तरुण राजस्थान और नवीन राजस्थान जैसे समाचार पत्रों में कहीं ना कहीं संपादन का काम इनके द्वारा किया गया। दूसरा, समाचार पत्र जिसने बूंदी कर्षक आंदोलन का समर्थन और प्रचार प्रसार किया, जल्दी से बताइए, जिन्होंने बूंदी कर्षक आंदोलन और समर्थन का प्रचार प्रसार किया। प्रभात, लोकवाणी, नवजीवन, नवीन राजस्थान। जल्दी से इसका जवाब दीजिए फटाफट इसका। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं और आपको इसका जवाब देना भी चाहिए, क्योंकि इस तरह के आपके एग्जाम्स में कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम्स में आता है तो ध्यान रखिएगा, बहुत मुश्किल से इस तरह के प्रश्न दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम्स को लेकर के बड़े ही बच्चे कंफ्यूज कहीं ना कहीं पैदा हो, इसी तरीके से ये क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं कि लैंग्वेज समझिए।
समाचार पत्र जिसने बूंदी कृषक आंदोलन समर्थन प्रचार प्रसार किया है, बूंदी कृषक, इसलिए ध्यान रखिएगा। इसलिए आंसर क्या होगा? नवीन राजस्थान। नवीन राजस्थान की अपने ने बात करी थी, तो तरुण राजस्थान या राजस्थान केसरी कोई बदलकर क्या कर दिया था? नवीन राजस्थान कर दिया था, जो कि अजमेर से प्रकाशित हुआ था। और फिर इसके बाद कौन सा आया था? तरुण राजस्थान आया था। इसको भी ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? डी इसका आंसर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन जल्दी से बताइए, विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। तो विद्यार्थी लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ध्यान रखिएगा, टीकाराम पालीवाल के द्वारा विद्यार्थी लीग की स्थापना की गई थी। एक चीज और ध्यान रखिएगा, टीकाराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री के रूप में भी इनको जाना जाता है। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम्स में इस तरह के जानकी लाल देवी, तो जानकी देवी बजाज आपको पता ही है, जमुनालाल बजाज की वाइफ थी। और ये इनका जन्म कहां पर हुआ था? मध्य प्रदेश में। माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ प्रजामंडल की अध्यक्षता इन्होंने द्वारा की गई थी। और इनकी पत्नी नारायणी देवी ने भी प्रजामंडलों में भाग लिया था और ये गिरफ्तार भी होकर गई थी। और मास्टर त्रिनेन्द्र का भी संबंध आपको कहीं ना कहीं स्वतंत्रता संग्राम या प्रजामंडलों में देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 18। सुमेलित कीजिए, जल्दी से फटाफट बताइए। तो आपको ज्यादातर पता होगा, सज्जन कीर्ति कहां मिलेगा? आपको उदयपुर में देखने को मिलेगा। नवीन राजस्थान आपको अजमेर में देखने को मिलेगा। ठीक है, लोकवाणी और प्रजा सेवक, ये 2 अखबार और आपको देखने को मिलेंगे। तो इसको देख लीजिएगा, आपको समझ में चीजें ज्यादा बेटर आ जाएंगी। A1 नंबर या B नंबर या C नंबर, जल्दी से बताइए। प्रजा सेवक आपको देखने को मिलेगा, लोकवाणी जयपुर और प्रजा सेवक यहां पर। तो 1 का 3, तो B नंबर इसका आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा युग्म सही नहीं है? सुमेलित कीजिए जल्दी से। एक तरफ क्या है? व्यक्तित्व दे रखा है और दूसरी तरफ रियासती राज्य दे रखा है। इसमें से दोनों में से एक का आंसर आपको देखना है। मीठालाल व्यास का संबंध कहां से है? तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना इन्होंने करी थी जोधपुर के अंदर। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, किशनलाल जोशी, पंडित हनीनारायण। तो ध्यान रखिएगा, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी का संबंध कोटा से नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें पूछा क्या गया? सुमेलित नहीं है। तो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी कोटा से संबंधित नहीं है। बाकी किशनलाल जोशी और ये दोनों आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। प्रजामंडल का क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा। भारतीय राज्यों के साथ ब्रिटिश संबंधों को प्रकाश डालने के लिए लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा लिखी गई इंडियन स्टेट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? सीताराम लालस, मोहन सिंह माधव या श्यामदास ददवाड़िया या फिर विजय दानदे था? जल्दी से इसका जवाब दीजिए। इस तरह के क्वेश्चन बड़े मुश्किल से क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन है, और बड़े एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा, जिससे चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएं। फटाफट इसका जवाब। अब देखिएगा, इसका जवाब क्या हो सकता है कि इसने क्या पूछा है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई, वो पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया था? तो उस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया? तो ददवाड़िया के द्वारा इस पुस्तक को कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो इसका जवाब देख लीजिएगा, श्यामल दास ददवाड़िया इसका देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन राजस्थान की विख्यात महिला समाजशास्त्री के समाजवादी के रूप में जानी जाती है? समाजवादी की बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा। तो समाजवादी की जब भी बात की जा रही है तो देख लीजिएगा कि समाजवादी के रूप में कौन है? समाजवादी के रूप में हमीमा बानो तहसीन को जाना जाता है। समाजवादी की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। और इनका संबंध मारवाड़ से आपको कहीं ना कहीं देखने को भी मिलेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, दक्षिणी राजपुताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए किसने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव रखा? हाड़ौती संघ, हाड़ौती की बात की जा रही है। NV गाडगिल, राव भीम सिंह, राव बहादुर सिंह या गोकुलाल असावा? तो ध्यान रखिएगा, हाड़ौती कोटा, और कोटा के शासक कौन थे? भीम सिंह। भीम सिंह ही पहला व्यक्ति था जिसने राजस्थान के अंदर किसी संघ को बनाने की कोशिश की थी। सबसे पहला व्यक्ति जिसने संघ बनाने की कोशिश करी, महाराव भीम सिंह, इसको याद रखिएगा। किस प्रदेश में विशाल राजस्थान में सम्मिलित होने से विशाल राजस्थान को सम्मिलित होने से संयुक्त विशाल राजस्थान का नामकरण पड़ा? बताइए कि कौन सा ऐसा संघ था जिसके सम्मिलित होने से संयुक्त विशाल राजस्थान का नाम पड़ा? तो ध्यान रखिएगा, मत्स्य को जब मिला दिया गया तो नाम क्या पड़ गया? संयुक्त विशाल राजस्थान नामकरण उसका हो गया था। मत्स्य जो सबसे पहला जो संघ बना था, जिसमें ABCD ये चारों अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर रियासतों को मिलाकर के जो मत्स्य बनाया गया था, वो 5वें शरण के अंदर जब मिला था, तब जाकर राजस्थान का नाम क्या हो गया? संयुक्त विशाल राजस्थान नामकरण के रूप में इनको जाना जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य बजट 2025-26 में किसानों के सम्मान निधि के तहत
अब किसानों की सम्मान निधि की बात की गई है, ध्यान रखिएगा सम्मान निधि की जब भी हम बात करेंगे तो आपको ध्यान रखिएगा केंद्र सरकार ने 6,000 रुपए 2-2 हजार रुपए की किस्त में दिया गया था। इसमें पूछा गया राजस्थान में कितना कर दिया, 6,000, 9,000, 12,000 या 1,500 रुपए। तो राजस्थान सरकार के द्वारा इसमें 6,000 की जगह इसको कितना कर दिया है, 9,000 रुपए वार्षिक कर दिया है, इसको ध्यान रखिएगा। जयपुर के गोल्डन बॉय मुकेश चौधरी का संबंध किससे है, बिल्कुल चौधरी, ध्यान रखिएगा गोल्डन बॉय के रूप में किसको जाना जाता है, मुकेश चौधरी को जाना जाता है जो जयपुर के थे, ध्यान रखिएगा सॉरी, और उनका संबंध किससे है, वुशु खेल से है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आने की संभावना इसकी है। हाल ही में कंवरपाल मीणा, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, कंवरपाल मीणा की सदस्यता, विधायकी सदस्यता को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है। जो अटॉर्नी आपके एडवोकेट जनरल है उसकी सिफारिश के आधार पर जो आपके विधानसभा के अध्यक्ष हैं उन्होंने इसकी सदस्यता क्या कर दी है, समाप्त कर दी गई है। अब वो कौन से संबंध, कौन से क्षेत्र से थे, तो एक चीज तो ध्यान रखिएगा, सबको पता वो 12 जिले से संबंधित थे, लेकिन 12 जिले के कौन से विधानसभा क्षेत्र से थे, तो अंता विधानसभा क्षेत्र से थे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आने वाले एग्जाम्स में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। अभी हाल ही में दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की 10वीं बैठक, अधिशासी बैठक संपन्न हुई थी, इस संदर्भ में कौन सा कथन। अब दिल्ली के अंदर अधिशासी, तो ध्यान रखिएगा नीति आयोग की, किसकी, नीति आयोग, इसको भी याद रखिएगा, NITI, और ये 2015 के अंदर ट्रांसफर किया गया था किसके माध्यम से, जो योजना आयोग आपका बनाया गया था उसको समाप्त करके उसके स्थान पर इस संस्था का स्थापना की गई थी, ध्यान रखिएगा, जिसका नेतृत्व कौन करते हैं, PM खुद करते हैं, और एक राज्यों के मुख्यमंत्री उसके अंदर सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। तो इस बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री करते हैं, नहीं साहब गृह मंत्री नहीं करते, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, पहली बात। और 2025 का विषय वर्ष 2047 के लिए विकसित भारत के लिए विकसित राज्य था, बिल्कुल विकसित भारत के लिए विकसित राज्य बनाना ही इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। तो इसका आंसर होगा केवल और केवल 2, इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाल ही में बीकानेर दौरे पर, आपको पता ही है करणी माता के मंदिर में गए थे, और करणी माता का मंदिर देशनोक, 4 नौ की कुलदेवी, राठौड़ों की आराध्य देवी के रूप में जाना जाता है, किसको, करणी माता को चूहों की देवी के रूप में भी जाना जाता है, वहीं पर गए थे। तो देश भर के 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया, बिल्कुल करेक्ट, डिजिटल रूप से, इसको ध्यान रखिएगा। पहला राजस्थान के 8 अमृत स्टेशनों का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, और 8 के 8 को आपको नाम भी याद रखना है, स्पेशल ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए खुद के लिए वर्क है, क्योंकि खुद आप तैयार करोगे तो आपको चीजें ज्यादा याद रहेंगी। तीसरा बीकानेर बांद्रा साप्ताहिक एक्सप्रेस का प्रारंभ किया गया, बिल्कुल किया गया, तीनों सही है। राजसमंद, प्रतापगढ़, धौलपुर और भीलवाड़ा, इन 4 जगहों पर ध्यान रखिएगा, किसकी, नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की गई, बिल्कुल उद्घाटन किया गया। इसके अलावा झुंझुनू और पाली के अंदर पेयजल और सिंचाई को लेकर भी इनके द्वारा इस दौरे पर क्या की गई, घोषणाएं की गई हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो इसके अंदर सारे के सारे क्या होंगे, सभी इसके करेक्ट आंसर होंगे। लास्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के नए महाराणा लक्ष्यराज सिंह मेवाड़, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि आपके राजस्थान के CM, डिप्टी CM और बहुत सारे लोग इसके अंदर भी शामिल हुए थे, तो एक इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। जगत निवास पैलेस, सज्जनगढ़ पैलेस, लेक पैलेस या सिटी पैलेस, तो ध्यान रखिएगा मेवाड़ का गद्दी दस्तूर पूछा गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पिताजी की डेथ के बाद लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ के नए महाराणा के रूप में माने गए हैं, तो उनकी सीट, उनकी जो गद्दी हुई थी वो सिटी पैलेस में हुई थी। आज को थोड़ा सा समय मेरे पास कम था, इसलिए मैं इनकी सभी प्रश्नों की डिटेल ज्यादा नहीं बता पाया। नेक्स्ट पेपर के अंदर कोशिश करेंगे आप डिटेल से इसकी सॉल्यूशन करें, क्योंकि आज कुछ इमरजेंसी आ गई, इसलिए मैं इसकी डिटेल नहीं बता सका, लेकिन ये जरूरी था कि इसके आंसर आपको बता दिए जाएं। तो नेक्स्ट पेपर के अंदर मिलते हैं, डिटेल सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे, और ज्यादा से ज्यादा आप इस पेपर को दीजिए, दोबारा से देखिए कि क्या गलती हो गई, क्या गलती नहीं हुई है। हर वीक ये पेपर दिया जाता है, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा अपनी तैयारी को और ज्यादा पुख्ता कर सकें, और जो आपके आने वाले एग्जाम है उनके लिए कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन क्या होंगे, महत्वपूर्ण होंगे। तो आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट सैटरडे को मिलते हैं। आज के लिए थैंक यू वेरी मच।